में चरण के बाद हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, लेकिन सभी की नज़रें करनाल लोकसभा सीट के ऊपर लगी हुई हैं कि किस तरह का काफ़ी रोचक माहौल है वो बताया भी जा रहा है। फिलहाल इस समय हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं। कर्म भूमि कहा जाता है करनाल, कर्ण की कर्म भूमि। तो इस भूमि में आपने 9.5 वर्ष से भी ज़्यादा का समय दे दिया है एज ए मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2014 में यहाँ मुख्यमंत्री क्या, उस समय तो विधायक ही बना। और विधायक बनने के बाद ही हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और हमारे विधायक दल ने फैसला किया कि उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री के दायित्व के लिए आगे किया। तो पहला मेरा वो अवसर था विधानसभा के चुनाव लड़ने का। पहले अवसर में ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। बहुत लोगों को बड़ा अजीब लगता था कि भाई मनोहर लाल को कोई अनुभव नहीं है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। बहुत लोग तो यानी दिन गिनते थे, महीने गिनते थे कि अब सरकार गई, अब सरकार गई। लेकिन मैं उस समय सबको कहता था कि भले हमें शासकीय काम और प्रशासकीय कामों का अनुभव तो नहीं होगा, लेकिन जनता की सेवा कैसे की जा सकती है, जनता की अपेक्षाएं क्या हैं, जनता की आवश्यकताएं क्या हैं, ये बहुत पहले से, जब मैं सामाजिक कामों में काम करता था उस समय से मुझे जानकारी है। मैंने 3 साल तक पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अंत्योदय प्रकोष्ठ को भी सारे देश भर में घूम करके उसके लिए भी काम किया। आखिर गरीब की सेवा कैसे हो, ये अनुभव हमारा बहुत पहले का था। तो मैंने लगातार 9.5 साल सक्सेसफुली अपने प्रदेश के शासन को चलाया है। जनता को ऐसी चीज़ें डिलीवर की हैं जो शायद सोच भी नहीं सकते थे। बहुत चीज़ों का तो विरोध हमारे अपने घर में भी हुआ, जैसे मेरिट पर नौकरी देना, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाना। तो ये सारे ऐसे विषय होते थे, सबको लगता था कि किस की युग की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये नया युग टेक्नोलॉजी का यही काम करेगा। और आज मुझे प्रसन्नता इस बात की कि हमारे वो साथी सब ये मानने लग गए हैं कि जितने काम किए थे वो सारे बढ़िया काम है, जनता को पसंद आए। लेकिन टेक्नोलॉजी को लेके विरोधी आपके ऊपर तंज भी कस रहे हैं और लगातार हमलावर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपने अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सरकार कह दिया है। मैं समझता हूँ कि उनकी नासमझी है जो इस बात की आलोचना करते हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा है, हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के नेता वो कहते हैं कि हम आएंगे, हम पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम ये मेरिट वेरिट सब फाड़ के फेंक देंगे। हमने कहा कि आप लगातार ये बोलते रहेंगे तो मुझे बहुत लाभ होगा, क्योंकि जनता को जिस प्रकार का लाभ इन पोर्टल्स के माध्यम से, इन ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से, इस मेरिट मिशन के आधार पर नौकरियां मिलने के कारण से जितना लाभ उनको हुआ है, आज बिना भेदभाव के सब काम होते हैं। जनता को एक बहुत राहत मिली है। जनता यहाँ की तड़पती थी, जनता यहाँ की चिल्लाती थी, लेकिन इन सब कामों के कारण से घर बैठे उनके काम होते हैं। मैं तुमको ये कहता हूँ कि लगातार आप बोलते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कहेंगे कि हाँ हम पोर्टल ख़त्म कर देंगे, जनता निश्चित रूप से आपको ख़त्म कर देगी, ऐसा मेरा दावा है। अब कांग्रेस की अफवाह क्या कि आपको सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, आप 400 क्यों मांग रहे हैं? अब ये प्रश्न कोई किसी भले आदमी से पूछने वाला नहीं है कि अपना बच्चा अगर कोई स्कूल में पढ़ता है, वो कहता है पास तो मैं भले ही 35% में हो जाऊंगा, लेकिन मुझे तो 98% चाहिए, 99% चाहिए, 100% चाहिए। तो क्या आप अपने वालों को ये पूछेंगे कि बच्चा आप तो पास तो 35 में हो जाएंगे, 99 क्यों चाहिए? आखिर तो अपना देश एक मजबूत सरकार के साथ आगे आए ताकि देश की समस्याओं को भी ठीक ढंग से हल किया जा सके और दुनिया में भी अपनी ताकत जो मोदी जी की है उसका अनुभव भी दुनिया में हो रहा है। लेकिन सर, आपने भी 75 पार का नारा दिया था। देखिए, उस समय नारा हमने दिया था और उस नारे को आगे बढ़ते हुए मैं प्रमाण दे सकता हूँ कि हम आगे बढ़ रहे थे। हमने 2014 में सीट परसेंटेज जो लिया था 34% ऑफ टोटल पोल्ड वोट था, हम उसमें बढ़ कर के 37% आए। 3% वोट बढ़ने के बाद भी हमारी 7 सीटें कम हुई। और उसका सीधा सा कारण है कि 14 में शायद हमको बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जब 14 के शासन को 5 साल चलाने के बाद 2019 में हमने चुनाव लड़ा, तो ये जो सो कॉल्ड पार्टियाँ, जैसे आज यूपीए में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक ही दुश्मन है, मोदी उनका दुश्मन है, मोदी को गिराओ, मोदी आना आ जाए, मोदी का भय, ये सब उनको उस समय सता रहा था। यही भय 2019 में हमारी सब पार्टियों को सता रहा था और सबकी एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, और उसका प्रमाण देता हूँ मैं। उस टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग का प्रमाण ये है
कि जितनी सीटें हमने जीती वो तो ठीक है, हमने 40 सीटें जीती, 50 सीटें जो हारी हैं उसमें नंबर 2 और नंबर 3 का डिफरेंस, देयर वाज ए बिग डिफरेंस। नंबर 2 और नंबर 1 की तो लड़ाई हो जाती है, 3 वाले के सारे वोट या तो नंबर 2 को दिया गए या नंबर 1 को गए। इसका मतलब ये है कि हम तो अपने वोट कहीं ट्रांसफ़र करने के कारण नहीं है, लेकिन बाकी सब लोगों ने मिलकर, आखिर कोई कारण नहीं बनता था कि 10 सीटें जेजेपी को आ जाएंगी, कोई कारण नहीं बनता था कि कांग्रेस को 31 सीटें आ जाएंगी, लेकिन उनकी यानी एक फेलियरनेस को देखते हुए तो भी जब वोटों का कैलकुलेशन जब लोग करते हैं तो चूँकि आखिर तो हमने 36% लिए हैं, बाहर तो 64% रह गए हैं, तो उसमें जो नेट रिजल्ट निकला उसमें हम 7 सीटें कम आए, मैं मानता हूँ, लेकिन वोट परसेंट हमारा बढ़ा। इस बार विधानसभा के चुनाव में उस 37 को हम 45% से ऊपर लेकर के जाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल है, किसान लगातार ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, हरियाणा में भी किया जा रहा है और पंजाब में भी किया जा रहा है, और सारे का सारा आपके ऊपर ही जो बमबारी है वो की जा रही है कि आप ही के कारण वो दिल्ली नहीं जा पाए, और इसीलिए बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनका विरोध भी हो रहा है। दूसरा साथ लगता ही सवाल है कि वाकई ही आप त्यागी हैं जो अनिल विज ने नया नाम आपको दिया है। देखिए, जहाँ तक पहले विषय का प्रश्न का उत्तर है, कोई किसान हमारे विरोध में नहीं है, और जो ये छुटपुट घटनाएं होती हैं, जो लोग 10-20 की संख्या में, 150 की संख्या में आके विरोध करना शुरू करते हैं और कहीं झंडे काले लेके खड़े हो जाते हैं, ये किसान नहीं है। किसान का लबादा कुछ लोगों ने पहना हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं, आज वो सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उसका विरोध करेंगे, कल को मान लो कोई और पार्टी है तो उसका विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? एक वर्ग समाज में कभी कभी ऐसा खड़ा होता है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का ही एक काम करता है, और ख़ास करके उसमें जो वामपंथी लोगों की विचारधारा है वो काम करती है कि डिस्टर्ब करना है। तो ऐसे डिस्टर्ब करने वालों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है। अगर मैं हरियाणा का कुल आंकड़ा बता देता हूँ आपको, तो ये 60 से 80 हज़ार लोग हो सकते हैं। 60 से 80 हज़ार लोग, हरियाणा का जो मैंडेट है, वोटर्स की संख्या है 2 करोड़ 2 लाख है। 2 करोड़ 2 लाख में यदि 80 हज़ार लोग, जो 1 लाख भी नहीं बनता है, इस प्रकार का काम करते हैं तो ये किसी का प्रभाव थोड़ी डाल सकते। आज हमारी सभाओं में गांव में 500-500 हज़ार जो लोग आते हैं उसमें 80% किसान होते हैं, और जिन गांव में ये विरोध करते हैं, मुझे तो और उसमें से समाचार मिल रहा है कि उन गांव के इन विरोध करने वाले लोगों को छोड़ करके बाकी सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब ने मन बनाया कि विरोध करने वाले गलत हैं और हम भाजपा के साथ जाएंगे। लेकिन पंजाब में काफ़ी मुश्किल हो रहा है उम्मीदवारों को प्रचार करना। मैं तो वही कह रहा हूँ कि शरारत करने वाले लोग बहुत थोड़ी सी संख्या में भी हों तो शरारत करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि शांति बहाल हो, संघर्ष ना हो, टकराव ना हो। अगर संघर्ष करने वाला, यानी जो इस प्रकार विरोध करने वाले लोग 50 भी हो जाते हैं, 950 भी बस सामने खड़े हैं, तो 950 उन 50 को कोई झगड़ा नहीं करेंगे। देश अपना है, उनको इतनी नसीहत देंगे कि भाई लोकतांत्रिक तरीके से आप भी जाओ, जनता में प्रचार करो, और जिस पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हो उस पार्टी का विचार करो, वोट लेकर के संसद में, विधानसभा में आओ ना। इस मामले में तो मैंने एक बार ये जो हमारे चन्नूनी साहब हैं, इनका भी मैंने प्रशंसा की थी कि कम से कम इन्होंने ये तो कहा कि किसानों को राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़के कोई भी आए, आखिर देश की जनमत को अपने हिसाब से पलट करके अगर कोई शासन करता है तो स्वागत है ना। लोकतंत्र का यही तो एक ब्यूटी है। लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं आते, कहीं भी खड़े हो जाएंगे 10-20 लोग और वो हल्ला करने लगेंगे, उससे जनमत प्रभावित नहीं होता। त्यागी के बारे में क्या कहेंगे आप? आप बड़े लाइट टोन में हमारे गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री जी अनिल विज ने कहा है, और उसका एक संदर्भ है। संदर्भ ये है कि जब ये तय हुआ कि अब मुख्यमंत्री हम किसी नए साथी को लेकर के आएंगे, तो लोगों को तो ये लगता है कि अगर ये विषय आएगा कि मुख्यमंत्री को हटना है तो शायद कोई विरोध होगा, कोई मन में कष्ट होगा, रोष होगा, फिर अधिकारियों के पास लोग जाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं हटना है, मुझे क्यों हटा रहे हैं। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक बार कोई सूचना मिलती है तो उसके बाद सोचना बंद होता है। तो इसलिए जैसे ही 11 तारीख को ये तय हुआ कि अब नए मुख्यमंत्री को हमें बागडोर सौंपनी है, तो हमने 12 तारीख को तुरंत मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, अपना इस्तीफा दिया, गवर्नर साहब का जाके पेश करके आया मंत्रिमंडल का इस्तीफा। उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई, उसमें नए नेता का चुनाव हुआ, और 13 तारीख को ही नए नेता को
विश्वास मत प्राप्त। उसके साथ ही आपका नामकरण भी कर दिया। और वो उन्होंने तो नामकरण इसलिए ना कि भी एक जिसको त्याग कहा जाता है, जिसको समर्पण कहा जाता है, जिसको सेक्रीफाइस कहा जाता है, तो एक शब्द है, उस शब्द के नाते से मुझे कोई बुरा थोड़ी लगा उस नामकरण से। मुझे लगता है कि उन्होंने भावना बड़ी प्रकट की है और अच्छी भावना प्रकट की है, उसमें कोई दो मत नहीं। हुड्डा साहब बड़ा दावा कर रहे हैं 10 सीटों का कि हम इस बार कांग्रेस की आंधी चल रही है। वो तो मैंने पहले कह दिया, कैंडिडेट्स के कहने से दावा नहीं पूरा होता, ये तो जनता जिसको दावा पूरा कराएगी उसी का होगी। वरना 4 दल हैं, चारों 10-10 मांगेंगे, हैं तो 10 बन जाएंगी 40 तो नहीं हो सकती। इसलिए ये तो जनता किधर जा रही है, जनता किसको मत दे रही है, उसका आंकलन। और अच्छा होता कि ये बात अब जनता में जा कर के पूछते, तब आपको पता लगता कि हाँ कौन किधर जा रहा है। आप हमको बताते कि किसको कितनी सीटें मिल रही।